नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में। तो आज चलिए चर्चा करते हैं दैनिक क्विज 31 मार्च 2024 को लेकर। सबसे पहला प्रश्न, ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आखिर क्यों ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में हम बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लेख है जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। ब्रह्मोस डील इज द बिगनिंग ऑफ फर्दर डिफेंस पैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। मतलब कि भारत और फिलीपींस के बीच में हम देखेंगे कि आगे भी कई सारे रक्षा संबंधी समझौते होंगे और उसमें से एक है ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता। और आपको पता होगा कि बहुत ही हाल फिलहाल में ही ये हुआ है कि भारत ने फिलीपींस के साथ ये समझौता किया है और भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। तो उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये आज एक लेख है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। यहाँ पर दो लेख हैं, मैं आपको बता दूं कि आज के इस पृष्ठ पर यहाँ पर दो लेख हैं जो छपे हैं और ये पूरा जो पृष्ठ है आज ये फिलीपींस को ही दिया गया है। भारत और फिलीपींस के बीच के जो संबंध है उसके ऊपर ही दो लेख हैं। दूसरा लेख है पूरे इतिहास के बारे में, किस प्रकार के संबंध भारत और फिलीपींस के बीच में रहे हैं उन सबको देखा गया। तो वो भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आपके पढ़ने के लिए। तो चलिए अपने प्रश्न को देख ले। तो पहला कथन कहता है यह रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से, ये तो सही है, क्रूज मिसाइल है ये भी सही है, लेकिन ये सबसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है। ये याद रखेंगे, ये सुपरसोनिक है। तो इसीलिए इसको ये कहना गलत होगा कि सबसोनिक है। और याद रखें कि ये पूरे विश्व का सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है। सबसे तेज क्रूज मिसाइल आज के दिन में तो खैर हम मानते हैं इसे। तो ये सबसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है। सबसोनिक का अर्थ होता है ध्वनि के चाल से कम की चाल होना, वो होता है सबसोनिक। और ध्वनि के चाल से ज्यादा होना वो सुपरसोनिक। तो ये तो सुपरसोनिक है। और अभी जो ब्रह्मोस 2 पर जो हम कार्य कर रहे हैं उसको तो हम कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक है, उसको हाइपरसोनिक कहा जा रहा है। तो हाइपरसोनिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी ज्यादा अधिक है, इसलिए उसे सुपरसोनिक के जगह पर हाइपरसोनिक कहा जा रहा है। तो इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाता है। मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाज, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रह्मोस को यदि हम चाहें तो इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये गलत है, क्योंकि जब 1983 में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो इसमें 5 मिसाइलें थी जिनको रखा गया था। सबसे पहले थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये 4 थे, ये 5 थे, याद रखेंगे। पटना याद रखेंगे तो शायद आपको याद रहेगा। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो ये 5 मिसाइलें थी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। ब्रह्मोस मिसाइल इसका हिस्सा नहीं था। तो इसलिए पहला और तीसरा कथन गलत हो गया। तो केवल एक कथन ऐसा है यहाँ पर जो सही है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि कितने सही हैं कथन, तो केवल एक कथन सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रेन स्ट्रोक, अब ब्रेन स्ट्रोक क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और इंडियन एक्सप्रेस में एक और लेख है आज, एट 28 दिस टेकी सर्वाइव्स 4 ब्रेन स्ट्रोक्स। मतलब क्या है कि 28 साल की उम्र में कोई एक व्यक्ति है जिसने 4 बार जिसे ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और उससे वो बचकर निकल चुका है। अब आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो आप पाएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक की जो समस्या है, और ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जो 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उनमें भी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक इस प्रकार की बीमारी है जिसे सामान्यतः देखा जाता है कि जो लोग काफ़ी उम्र दराज होते हैं उनमें केवल होता है। तो 70 साल 80 साल की उम्र में ये देखा जाता है। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक आज देखा जा रहा है कि काफ़ी ऐसे लोग जो 40 साल से भी कम के उम्र के हैं उनमें भी इस प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं। और उसी के संबंध में ये लेख आज ये छपा है। तो अगर हम बात करें इस ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, तो आइए अपने कथनों को देखते हैं। पहला, स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है ब्रेन स्ट्रोक में। और 2 प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं जो आपके दूसरे कथन में दिया गया है। एक है इस्केमिक और दूसरा है रक्तस्रावी।
अब ये दोनों जो है, जिसको हैमर हैजिक भी कहते हैं इसको, तो ये दोनों क्या है ये देख लेते हैं हम। दो प्रकार के स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। पहला है एस्केमिक, और एस्केमिक जो है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख हो जाता है, क्योंकि लगभग 85% जितने भी ब्रेन स्ट्रोक होते हैं उनमें से 85% जो है ये इस प्रकार के होते हैं। और दूसरा हो जाता है रक्तस्रावी यानी हेमरहैजिक, और ये हेमरहैजिक जो है ये कम हमें देखने को मिलता है, लेकिन एस्केमिक जो है ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 85% जो केस होते हैं वो एस्केमिक के होते हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे कि ये दो प्रमुख होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और मधुमेह स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारकों में से कुछ हैं, ये बिल्कुल सही है। और हमने देखा है कि आज के दिनों में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो युवकों में भी जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, युवतियों में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जो कि 20 साल, 30 साल या 40 साल की उम्र के व्यक्तियों में कभी देखा नहीं गया था, आज के दिन हम देखते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ आप देखेंगे कि कई लोगों में जो 35-40 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनमें भी देखा जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या, धूम्रपान की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं जो कि हमें इस प्रकार के लोगों में भी देखने को मिल रही है। और इसके कारण ही हम देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि ये सारे जो हैं ये प्रमुख हो जाते हैं। और इस प्रकार के जितने भी बीमारियां होती हैं, इसीलिए इनको लाइफस्टाइल, अंग्रेजी में इनको नाम दिया गया है लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़, और लाइफस्टाइल डिजीज़ इसका नाम इसीलिए इनका नाम दिया गया है क्योंकि आज की जो हमारा जो जीवन यापन है उसमें जिस प्रकार के बदलाव आए हैं, जिस प्रकार से ना सोने उठने को लेकर के ना हमारा आज समय फिक्स है, ना फिर खाने को लेकर के हम देखते हैं कि ना हम ठीक ठाक खाना खा पा रहे हैं, तो पोषण की कमी हो गई है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नींद ठीक से पूरी नहीं करते हैं लोग, और इस प्रकार की सारी समस्याएं जो है कसरत नहीं करना, एक्सरसाइज कम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब से मिल करके हम देखते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। तो इसलिए ये भी सही है। और स्ट्रोक से मनोभ्रंश विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, जिसको डिमेंशिया आप कहते हैं अंग्रेजी में। डिमेंशिया की संभावना, जो उम्र दराज लोग हैं उनमें डिमेंशिया की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ये चारों जो कथन दिए गए हैं, चारों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, स्वामित्व की परवाह किए बिना एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। दूसरा है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उसकी भूमि पर या विदेशी भूमि पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ये गलत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की तो इसमें विदेशी भूमि को नहीं गिना जाता, तो केवल देश की भूमि के भीतर जो भी हुआ केवल उसी को गिना जाता है। तो ये गलत हो गया। एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं यानी इंटरमीडिएट कहते हैं जिसको, वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य, ये गलत है, क्योंकि ये केवल और केवल जो अंतिम मूल्य होगा, जो अंतिम वस्तु, और केवल वस्तु नहीं बल्कि वस्तु और सेवाएं, वस्तु भी और सेवाएं भी, दोनों को आपको गिनना होगा। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और मध्यवर्ती नहीं बल्कि जो अंतिम होगा, अंतिम को हम लोग गिनते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। चौथा क्या है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के शुद्ध निर्यात को छोड़कर सभी व्यक्तिगत उपभोग व्यय, व्यवसायिक निवेश और सरकारी खर्च। तो अब निर्यात को छोड़कर ये कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको भी हम गिनते हैं, तो ये भी गलत। तो इसीलिए सही उत्तर हमारा होगा जो पहला विकल्प आपको दिया गया है वो। तो निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। और ये क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आज ये सारे समाचार पत्रों में आपको ये लेख आज दिखेगा कि जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24 सीन एट 8% और मोर ऑन एन एवरेज। तो ये बात कही गई है हमारे वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा।
तो इसलिए ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं आपके सामने जहां पर बिल्कुल एक परिभाषा पूछ दी जाती है। आप कई बार देखेंगे, अगर आप अपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें तो कई बार आपको इस प्रकार के प्रश्न नजर आएंगे जहां पर बिल्कुल सीधा सीधा कोई एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम मूलभूत अवधारणाओं को छोड़ हम बस सोचने लग जाते हैं कि यूपीएससी है तो केवल और केवल जटिल प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट पे किसी देश के का स्थान या स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आर्थिक प्रतिबंधों को ट्रिगर करता है। अब यहाँ पर हम FATF की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लेख है जो कि आज के हिंदू अखबार में है। मेनी कंट्रीज येट टू फुली इम्प्लीमेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वर्चुअल एसेट्स, सेज FATF। तो FATF की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको संगठित किया गया था 1989 में। और आज के दिन हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या फिर आतंकवाद संबंधी जो भी फाइनेंस होता है, जो वित्त होता है, उससे संबंधित हम देखते हैं कि सारे कार्यों के ऊपर ये ध्यान रखता है या सारी समस्याओं का ध्यान ये रखता है। तो यहाँ पर बात यह की जा रही है कि जितने भी वर्चुअल एसेट है, वर्चुअल एसेट का मतलब हो जाता है कोई भी जो डिजिटल प्रारूप में जो होता है, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है। तो FATF का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह के जितने भी डिजिटल समस्याएं हैं उनके ऊपर देशों ने अभी तक ठीक से कार्य किया नहीं है और उसके ऊपर ठीक से नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो उसी को लेकर के ये लेख छपा है। अब अगर हम देखें इन कथनों को, तो पहला है कि ग्रे लिस्ट में किसी देश का स्थान स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आर्थिक प्रबंधों को ट्रिगर करता है। ये गलत है। स्वचालित रूप से नहीं होता है, हमें इसका निर्णय लेना होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये गलत। FATF की सिफारिशें सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें आवश्यक विधायी परिवर्तन लागू करने की आवश्यकता होती है। ये कहना भी गलत है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है उनके लिए, ये उनके पास इसका विकल्प होता है, तो इसलिए गलत है। FATF एक अंतर सरकारी संगठन है, ये बात सही है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए की गई थी। देखिए यहाँ पर जब स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय इसको केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी समस्याओं को देखने के लिए किया गया था। उस समय आतंकी फंडिंग की बात वहां पर नहीं की गई थी। आतंकी फंडिंग की बात बाद में की जाती है और इसे बाद में FATF में जोड़ा जाता है। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय आतंकी फंडिंग को लेकर के इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी जो आपको कथन दिया गया है ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों कथन जो आपको दिए गए हैं वो गलत है। तो इसीलिए उपर्युक्त में से कोई भी कथन जो दिया गया है वो सही नहीं है। आइए एक बार अब अपने विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखते हैं, जिसमें से 2018 का ये प्रश्न मैंने चुना है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? अब यहाँ पर देखिए, आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है या नेट जीरो कार्बन की बात हम करते हैं कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना ही नहीं चाहिए किसी भी रूप में। और भारत ने भी अपने लिए लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी बात की जा रही है उसी के संदर्भ में। और ये जो है ये UNFCCC द्वारा इसे प्रवर्तित किया गया था। तो बिल्कुल सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है, लेकिन आज के संदर्भ में काफ़ी प्रमुख हो जाता है। चलिए आज का प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं, जो कि है न्यूरोडाइवर्सिटी। और न्यूरोडाइवर्सिटी की भी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ये भी एक लेख है जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, न्यूरोडाइवर्सिटी एट वर्क। अब ये जो हम न्यूरोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो न्यूरोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आज के दिन में हमने देखा है कि जब हम बात करते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी की, तो इसे एक ऐसी अवधारणा माना जा रहा है, एक ऐसी अवधारणा और सामाजिक आंदोलन है जो कि मानव न्यूरो कॉग्निटिव प्रणाली
का विविध श्रृंखला का समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देता है। अर्थ क्या हुआ कि जितनी प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं हमारे स्नायु तंत्र संबंधी, और वहाँ पर जो हम देखते हैं कि कई बार किसी प्रकार के कुछ प्रकार की समस्याएं होती हैं, किसी किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं लोगों में, तो उन समस्याओं की बेहतर समझ बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे हमें समझना है, और ताकि हमारे आसपास जितने लोग हैं, विशेषकर जब हम कार्य करने जाते हैं, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हों, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं जहाँ पर शायद वो किसी ना किसी प्रकार की ऐसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, तो उन समस्याओं की बेहतर समझ होनी चाहिए और उन समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ हमें कैसे बात करना है, हमें कैसे रहना है उनके साथ, इन बातों की समझ होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज बात की जाती है इस न्यूरो डाइवर्सिटी की, जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो विकार है या कमी है उसको एक कमी के रूप में नहीं देखना, और उसको एक प्रकार से हमें एक विविधता के रूप में देखना ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर भी वो एक प्रकार की एक्सेप्टेंस आए कि हाँ ठीक है, हम इनको हमारे अंदर वो एक समझ रहे, एक स्वीकृति रहे कि हाँ ठीक है कि इनको इस प्रकार से देखना है और इन्हें भी इस समाज का हिस्सा होने का अधिकार है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से आज बात की जाती है कि कैसे विविधता को बनाए रखा जाए और विविधता की स्वीकृति हमारे अंदर होनी चाहिए, उसी में से एक आज हम देखते हैं कि एक आंदोलन के रूप में न्यूरो डाइवर्सिटी की भी बात की जाती है, विशेषकर दफ्तरों में इसके ऊपर काफ़ी बात की जाती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो मतभेदों के बारे में अधिक समावेशी और स्वीकार्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर न्यूरो डाइवर्सिटी आंदोलन का उद्देश्य कलंक को कम करना, न्यूरो डाइवर्जेंट व्यक्तियों के लिए समर्थन और आवास में सुधार करना और समाज में उनके अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। तो जितने प्रकार के इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव कई बार इसमें से समस्याएं होती हैं, उन सब को समझना और उनको लेकर कि किस प्रकार से हमारे अंदर स्वीकार्यता रहे और हम उनको एक बेहतर अपनी ओर से भी एक बेहतर स्वीकार्यता प्राप्त उनको हम प्रदान कर पाए। तो यहाँ पर क्योंकि ऑटिज्म एक्सेप्टेंस मंथ मनाया जा रहा है इस माह, तो इसीलिए उसी के संदर्भ में ये लेख है जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो इसी के साथ आज का जो ये सत्र है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।